चलिए दोस्तों, आज के दैनिक जागरण का विश्लेषण करते हैं। शनिवार दैनिक जागरण, और हम लोग देखते हैं दैनिक जागरण पत्र को अच्छे से। क्या है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका। कांग्रेस ने जारी किया 5 न्याय के 25 वादों की गारंटी पर आधारित चुनावी घोषणा पत्र। आरक्षण सीमा व अग्निपथ योजना खत्म करने का वादा किया गया है। क्या है प्रमुख घोषणा पत्र में, आइए देखते हैं। नौकरी, सामाजिक न्याय, युवा, महिला और किसान मजदूर बने धूड़ी। 30 लाख नौकरियां। अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया। सत्ता में आने पर केंद्रीय नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। हर गरीब परिवार की एक महिला सदस्य को सालाना 1 लाख रुपया नकद देने की घोषणा। देश के लिए सभी 25 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना। देश में सभी के लिए 25 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने की योजना। जातिगत जनगणना कराना और किसानों को एमएसपी कानून देने का वादा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भाजपा राजग के 10 वर्ष के दौरान पारित विवादित कानूनों की कराई जाएगी समीक्षा। नोटबंदी, चुनावी बॉन्ड, पेगासस, राफेल जैसे मामलों भ्रष्टाचार की कराई जाएगी जांच। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कराई जाएगी समीक्षा। वर्तमान मणिपुर सरकार को हटाया जाएगा। महिला आरक्षण को 2029 नहीं 2025 से लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करेंगे। दिल्ली के एलएनजी की शक्तियों को कम करेंगे। ये चुनावी पत्र में घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है। तो आपने देखा। आगे हम बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं के राजनीतिक विज्ञान की पुस्तिका में किया बदलाव। पाठ्य पुस्तकों में अयोध्या ढांचा व ध्वंस व गुजरात दंगे के संदर्भ को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यूपीआई से कैश डिपॉजिट मशीन में जमा कर सकेंगे नकदी रुपया। जल्द ही आप यूपीआई की मदद से कैश डिपॉजिट मशीन में नगद भी पैसा जमा कर सकेंगे। शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात कहा है। ठीक है, आगे देखा जाए। द केरल स्टोरी का दूरदर्शन पर प्रसारण रोकने की नाकाम सियासत। द केरल स्टोरी जो है सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन को शुक्रवार के 8 बजे प्रसारित एक फीचर फिल्म में केरल की राजनीति भूचाल ला दिया। कथित रूप से सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी के प्रसारण को रोकने के लिए राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन से लेकर विपक्ष तक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन द केरल स्टोरी में जो है कैसे हिंदू महिलाओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए और फिर उनको भटकाया जाता है, इससे रिलेटेड ये फिल्म है। और आप लोग भी फिल्म ज़रूर देखिए द केरल स्टोरी, तो इसी से रिलेटेड ये खबर है। फिर आगे हम चलते हैं, आगे देखते चलते। इधर तो चुनावी बातें हैं, अपने काम का कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं। बंगाल के राज्यपाल का आरोप, राज्य के कई विश्वविद्यालय बन गए हैं मिनी संदेश खाली। बंगाल के राज्यपाल ऐसा बात बोल रहे हैं तो ये चिंता की बात है। बंगाल में सीएए पर केंद्रीय मंत्री की विवादित टिप्पणी। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने का दोषी आईएएस अधिकारी तंवर निलंबित। आईएएस अधिकारी भी दूसरे की जगह बैठ के परीक्षा देते हैं। अभी एक बहुत बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को बताया था असंवैधानिक, और जितने भी यूपी में मदरसा था सबको मतलब ख़त्म करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन उस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उस आदेश पर रोक लगा दिया है। आगे देखते चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जनतांत्रिक राजनीति की नई शैली। जनतांत्रिक राजनीति की नई शैली एडिटोरियल देखते हैं। जनतांत्रिक राजनीति की नई शैली। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर पकड़ रहा है। विभिन्न दलों द्वारा चुनाव क्षेत्रों में टिकट निर्धारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो रैलियों के साथ रोड शो भी शुरू हो गए। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार में भाजपा ने बढ़त ले ली है। मोदी एक लोकप्रिय नेता ही नहीं
बल्कि एक जनतांत्रिक राजनीति के शिल्पकार के रूप में उभर रहे हैं। देश की जनतांत्रिक राजनीति में अनेक बड़े नेता हुए, किंतु उनमें से कई बनी बनाई लीक पर चलते रहे। कुछ ही हुए जिन्होंने अपनी राजनीति के लिए नया रास्ता बनाया। यदि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को गहराई से विश्लेषित किया जाए तो प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने राजनीति की एक नई शैली विकसित की है। वह राजनीति में ऐसे शिल्पकार के रूप में उभरे हैं जो भारतीय परंपरा में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इसका एक कारण है कि उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करना। यदि मोदी के राजनीतिक क्रियाकलापों की व्याख्या से कोई एक सूत्र तलाशे तो वह है सतत नवोन्मेष। इस नवोन्मेष की दिशा उनकी भारत के भविष्य की अवधारणा से बनती एवं आकार लेती है। उन्होंने जिस प्रकार 2047 तक विकसित भारत एवं 1000 वर्ष के बाद के भारत का सपना देखा है, उसका स्वरूप और उभर कर आना है। इस नवोन्मेष की दूसरी दिशा थके हारे उदासीन जन में आशा जगाने की राजनीति विकसित करना एवं उन आशाओं को पूरा करने के लिए लोगों में क्षमता निर्माण की नीति पर काम करना है। पिछले दिनों मैं उत्तर भारत के एक गांव में एक पिछड़े सामाजिक समूह के युवाओं से बात कर रहा था। मेरी बातों पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का संदर्भ आ रहा था। उन युवाओं ने कहा, अब देश पहले जैसी दशा में नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है, सबके आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा है। नौकरी मिले तो ठीक, नहीं तो कुछ धंधा रोजगार कर लेंगे। बैंक लोन, स्टार्टअप की अनेक योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं। यह सब सुनकर मुझे लगा कि आधार तल पर लोगों ने एक प्रकार की आशा जगी है और जड़ता टूटी है। बनारस, अयोध्या, उज्जैन जैसे तीर्थों के आधुनिकीकरण ने बड़े पैमाने पर तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के अनुसार 2023 में उत्तर प्रदेश में 48 करोड़ पर्यटन आए, जिसमें से 16 लाख बाहर के देशों से थे। 48 करोड़ 2023 में आए, 16 लाख बाहर के देशों से थे। पर्यटकों के आवागमन ने इन तीर्थ केंद्रों के आसपास के गांव कस्बों में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाया। इससे भी लोगों में जड़ता टूटी एवं विकास की आशा जगी है। मोदी की राजनीतिक शैली का एक तत्व लोगों के भविष्य के प्रति आशा सृजित करना भी है। मोदी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अपनी राजनीति में भविष्य को विमर्श का विषय बनाया है। पहले ऐसे कई प्रधानमंत्री या तो समकालीन समस्याओं के दबाव में या अपनी दृष्टिगत सीमा के कारण छोटे कालखंडों यथा पंचवर्षीय योजनाओं में ही बंद कर रह गए। उनके पास दीर्घकालीन भविष्य का सोच ही नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को सुने तो भविष्य शब्द उनमें प्रायः आपको मिलेगा ही नहीं। राम मनोहर लोहिया ने एक आलेख में भारतीय राजनीति के इस संकट की तरफ इशारा किया था कि उन्होंने कहा था कि भारत में राजनीतिक दलों के भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं है। ये राम मनोहर लोहिया बोले थे। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक शैली में एक अन्य तत्व सत्ता की राजनीति को सामाजिक राजनीति के रूप में रूपांतरित करना है। वह बार बार कहते हैं कि सत्ता की राजनीति के पास जाकर हमें समाज से अपनी राजनीति को जोड़ना होगा। यहाँ वह हमें महात्मा गांधी की शैली में संवाद करते दिखते हैं, जहाँ वह विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष को, अछूतों के उद्धार, पंथक एकता और अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपने अभियानों में बल प्रदान करते हैं। मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामाजिक परिवर्तनों से जोड़ने के साथ अनेक छोटे छोटे सामाजिक मुद्दों को भी अपने व्यापक राजनीति में जगह दी है। छात्रों से संवाद, परीक्षा पे चर्चा, युवाओं में तनाव बढ़ने की चिंता, स्क्रीन टाइम के बारे में संदेश, पंच प्रण की अवधारणा, काशी तमिल संगम के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने के प्रयास को उन्होंने अपनी राजनीति से जोड़ा है। समाज के हाशिए पर रहने वालों को भी मन की बात में वह जगह दे रहे हैं। ऐसे में सत्ता के राजनीतिक विकास, आशा एवं सामाजिक मुद्दों की राजनीति बदल जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति में धर्म एवं अध्यात्म की उपस्थिति को भी नए ढंग से परिभाषित किया है। साधु संत, मंदिर, सूफी स्थलों से अपने प्रतीकात्मक संबंध स्थापित करते उन्होंने जनता के विभिन्न वर्गों में मन में प्रवेश किया है। इसी कारण उनकी छवि आज मात्र एक राजनेता नहीं बल्कि उसके पार चला गया है। इस छवि में एक सामाजिक नेता, सांस्कृतिक कार्यकर्ता तथा लोगों की छोटी मोटी समस्याओं में शामिल रहने वाले व्यक्तित्व का प्रतीक गढ़ा है। उनकी इस छवि में विपक्ष की कठिनाई बढ़ा दी है। ये उल्लेखनीय है कि भाजपा ने इस बार अपने कई विवाद पैदा करने वाले नेताओं का टिकट काट दिया है। अनंत कुमार हेगड़े, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी जैसे नेता यह मानते थे कि विवाद पैदा कर राजनीति की जा सकती है। इनका टिकट कटना भी प्रधानमंत्री मोदी की एक नई राजनीति की तरफ इशारा
कर रहा है। 2019 के चुनाव में अपने विजयी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विवाद से बचिए। पिछले दिनों भी उन्होंने दोहराया कि पार्टी में नेता विवाद से बचे और सिर्फ विकास के कार्यों पर चर्चा करें। हमें इस प्रकार से एक ऐसे समय जनतांत्रिक राजनीति में सकारात्मक राजनीति के निर्माण की शैली के रूप में देख सकते हैं, जब अनेक नेता विवाद और नकारात्मक चर्चा से अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। देखना होगा कि भारतीय राजनीति में आगे चलकर यह शैली कैसे फलती फूलती और विकसित होती है और विपक्ष उसका सामना कैसे करता है। देखते हैं कांग्रेस के वादे। कांग्रेस के वादे तेरे वादे, कांग्रेस के वादे। चुनावी तैयारियों और सहयोगी दलों के सीटों के तालमेल में पिछड़ी कांग्रेस के न्याय पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी करने में तो बढ़त हासिल कर ली है। घोषणा पत्र का नाम क्या है? न्याय पत्र। लेकिन उसने उसमें जो तमाम लोक लुभावने वादे किए हैं वो रेखांकित कर रहे हैं कि वह समाजवादी सोच से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र में जाति जनगणना कराने के साथ आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने का वादा किया है। साथ ही वह समझने को तैयार नहीं है कि जाति एवं आरक्षण की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और यह समय आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा का है, ताकि यह जाना जा सके कि उन वर्गों का उत्थान कैसे हो जो इसके वर्षों से आरक्षण जारी रखने के बाद भी अभी तक सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर बने हुए हैं। यह निराशाजनक है कि कांग्रेस को अभी भी यही लगता है कि कर्ज माफ़ी के जरिए खेती और किसानों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। यह तब है जब यह बार बार प्रमाणित हो चुका है कि कर्ज माफ़ी से किसानों का भला नहीं होता। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एमएसपी को गारंटी वाला कानून बनाने का वादा भी किया है। क्या यही वह कांग्रेस नहीं है जिसने मनमोहन सरकार के समय इस आयोग की सिफारिश को लागू करने से इनकार करने के साथ एमएसपी गारंटी वाले कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझी थी? कैसे भी सत्ता में आ जाना है झूठ बोल करके। कांग्रेस ने एक बार फिर गरीबी हटाओ पर जोर दिया है, लेकिन उसका घोषणा पत्र निर्धनता निवारण के कारगर उपायों पर मौन है। इसके बजाय उसने जिस तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियों करने और मौजूदा संविदा कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन दिया है, उससे तो यही लगता है कि वह सार्वजनिक उपक्रमों को नौकरियां बांटने का माध्यम बनाना चाहती है। कांग्रेस यह समझे तो अच्छा है कि यह युग घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने का नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों को सशक्त करने का है, ताकि वे उत्पादकता बढ़ाने के साथ रोजगार का जरिया बन सके। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि केंद्र सरकार में 30 लाख पदों को भरने का काम किया जाएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या इतनी नौकरियां पर्याप्त होगी। क्या यह उचित नहीं होता कि वो अपने घोषणा पत्र के जरिए यह भी बताती कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि पर जागरूकता से ज़्यादा निर्भर लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाएगी। यह अच्छा है कि कांग्रेस को यह समझ आ गया है कि पुराने पेंशन योजना को बहाल करना मुश्किल है, लेकिन और भी अच्छा होगा कि वह यह समझती कि वादों को न्याय कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसे पूरा करने के लिए ठोस रूप से रेखा भी चाहिए। इसका घोषणा पत्र में अभाव ही अभाव दिखता है। आगे चलते हैं। महंगाई का हाथी काबू में, सस्ते कर्ज के लिए अभी इंतजार। ठीक है, अपना स्वर्ण भंडार तैयार कर रहा है भारत। अपना स्वर्ण भंडार तैयार कर रहा है भारत। 2025 तक बंद कर देंगे यूरिया आयात, मांडविया बोला। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया बोले हैं कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के चलते 2025 के अंत तक यूरिया का आयात हम लोग क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ये यूरिया जो है आयात करना नहीं पड़ेगा। गूगल पे और फ़ोन पे से भी मिल सकता है ई-रुपया। आगे देखते हैं। भारत की विकास दर 8% रहने का अनुमान हमारा नहीं, जूली बोली है। भारत की विकास दरों से जुड़ी आंकड़ों के अंतर्राष्ट्रीय स्पष्टीकरण जारी किया है। ठीक है, 2050 तक बंद कर देंगे यूरिया आयात। ये तो हम लोग देख लिए, 2050 नहीं 25 तक ही। इजरायली सेना ने 2 सैन्य अधिकारी किए बर्खास्त। गाजा में इजरायली सेना ने 2 सैन्य अधिकारियों को किया बर्खास्त। गाजा में ड्रोन हमले में 7 कर्मियों के मारने का मामला।
दमिश्क में दूतावास पर हमले का बदला लेने को ईरान ने भरी हुंकार। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान में गुस्से का माहौल है। ईरान की एलिट फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने दमिश्क हमले के बाद इजराइल से बदला लेने का हुंकार भरा। इस हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 वरिष्ठ जनरलों समेत 7 अधिकारी मारे गए हैं। मारे गए 4 लोगों में अन्य लोगों में 4 सीरियाई नागरिक और लेबनान के हिजबुल्लाह का एक लड़ाका भी मारा गया। शुक्रवार को हुए इस अधिकारियों के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने शामिल होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश दशकों से ईरान का छेड़ा छाड़ा युद्ध झेल रहा है, लेकिन अब तक किसी भड़काऊ कदम को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, इसलिए ईरान संयम बरते। ईरानी दूतावास पर हमले के विरोध में राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में जुलूस निकाले गए और इजराइल के विरोध में नारेबाजी किया गया। तेहरान विश्वविद्यालय में हुई सभा को रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर सलामी ने संबोधित किया और कहा कि किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहा जाएगा। अल्लाह के आशीर्वाद से इजराइल में यहूदियों की सत्ता का बहुत जल्द खात्मा होगा। जनरल सलामी ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम बहुल देशों से घृणा करता है। हाल ही में महीनों में यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल ने गाजा में नरसंहार और पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है। इससे पहले हमले मारे गए रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 जनरलों और 5 अधिकारियों को सब पूरे सम्मान से सेना के ट्रक्स के कब्रिस्तान ले जाया गया। ईरानी दूतावास से मारे गए अधिकारियों का अंतिम संस्कार और विरोध प्रदर्शन संयोग से उसी दिन हुआ जिस दिन ईरानी फलस्तीनियों के समर्थन में यरूशलेम डे मना रहे थे। रमजान के महीने में शुक्रवार के महत्व को ईरान में उबाल ले रही भावनाओं के मद्देनजर इजराइल इन दिनों सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहा है। इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू दस्तों और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। कभी भी इजराइल पर जो है ईरान अटैक कर सकता है। श्रीलंकाई मंत्री बोले कच्चा तीबू की वापसी की कोई आधार नहीं। ठीक है, कच्चा तीबू जो है 1974 में जो है, ठीक है, 1974 में जो है इंदिरा गांधी कच्चा तीबू श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री माओ भंडारनायको को सौंप चुकी है। मालदीव को आलू प्याज समेत कई वस्तुओं का निर्यात करेगा भारत। इसको तो भूखे मरने देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए कुछ हो। आगे देखते हैं। अभिषेक शर्मा अभी देख रहे हैं चमक गए हैं, एकदम गजब बैटिंग कर रहे हैं। आज भी इन्होंने बनाया 12 गेंदों में 37 रन और जीत दिला दिया चेन्नई को हरा करके हैदराबाद को। आगे जो है देखते हैं, अब तो कुछ ऐसे खास खबर नहीं है। बागेश्वर धाम के बाबा जो हैं विवादित बयान दे दिए हैं। आज पूरे दिन ट्विटर पर बाबा ट्रेड कर रहे थे। तो इतना रहने देते हैं, आज इतना।